नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी फार्मासिस्ट में 2019 से पहले 15 में आए हुए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे, व्हाट इज द अदर नेम फॉर विटामिन बी थ्री का अदर नेम क्या है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है पेंटोथेनिक एसिड्स, रिवोल्फ्लेविन और निकोटिनिक एसिड, पाइरिडॉक्सिन। इसमें क्या है? तो मैंने आंसर भी यहाँ पे मेंशन कर दिए है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जितने भी लिए उनके आंसर नीचे मेंशन कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं विटामिन बी3 का अदर नेम क्या है। तो इसका आंसर है सी सही, निकोटिनिक एसिड्स। विटामिन बी3 को निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह पाइरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड समूह से संबंधित है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H5NO2। और विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी3 का मुख्य स्रोत क्या है? चिकन, मछली, बादाम, ब्रोकली आदि इसका जो है मुख्य स्रोत है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, आपको जैसे ही समझ में आए आपको बताते रहना। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट ए मिनिमम? दिन के किस समय में सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम स्तर पर होती है? तो सबसे पहला आंसर है व्हेन द एयर टेम्परेचर इज लो, जब हवा का तापमान न्यूनतम हो। जस्ट बिफोर सनराइज, सूर्योदय के तुरंत पहले। व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट, जब हवा का तापमान उच्चतम हो। या अबाउट मिडनाइट, लगभग आधी रात का समय। तो इसका आंसर क्या है कि एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट मिनिमम। तो इसका क्या है? आंसर सी सही हो जाएगा, जब एयर का टेम्परेचर क्या हो? हाई हो, जब हवा का तापमान क्या है? उच्चतम हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या इसका सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिन के समय में जब हवा का तापमान उच्चतम होता है तब सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम स्तर पर होती है। सापेक्षिक आर्द्रता को हाईग्रोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाईग्रो हाईग्रो नामक यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षित तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को सापेक्षित आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिन के किस समय में सापेक्षित आर्द्रता न्यूनतम स्तर पर होती है? जब जो है हवा का तापमान उच्चतम होता है। जब हवा का तापमान कब क्या होता है? उच्चतम होता है, तब जो है आर्द्रता न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, द यूनिवर्सल इंडिकेटर ए पीएच ऑफ 7 इज शो विद, क्या शो करता है? पीएच जब 7 होती है तो तब जो है क्या शो होता है? यानी कि सार्वभौमिक संकेतकों में पीएच 7 से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? ग्रीन कलर से। किससे दिखाया जाता है? ग्रीन कलर से। किससे दिखाया जाता है जी? ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री यौगिक अम्ल, एसिड या क्षार की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उदासीन सार्वत्रिक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर P7 का रंग हरा पीला यानी कि ग्रीनिश कैसा होता है? ग्रीनिश। इसका कलर होता है ग्रीनिश। ग्रीनिश कलर इसका होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कुछ वो दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। थायोग्लाइकोलिक एसिड कौन से लिमिट टेस्ट के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है।
थायोग्लाइकोलिक एसिड्स। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। कौन कौन से ऑप्शन है? ए है आयरन, और यही आपका क्या है, सही है। ठीक है, आयरन इसका सही है। थायोग्लाइकोलिक एसिड्स इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन के लिमिट टेस्ट में ये यूज किया जाता है। तो थायोग्लाइकोलिक अम्ल का उपयोग लोहा यानी कि आयरन के परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, इसका जो है अम्ल कार्बनिक यौगिक HSCH2CO2H है। ठीक है, ये इसके बारे में, यह है एक रंगहीन तरल है, इसमें तीव्र अप्रिय गंध होती है, और ये इसका IUPAC नाम है। ठीक है, तो ये सारी इसके बारे में, थायोग्लाइकोलिक एसिड्स के बारे में। थायोग्लाइकोलिक एसिड किस लिए यूज, किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है जी? आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज होता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड्स किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है? आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? निम्नलिखित में से कौन से लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज निर्मित करते हैं? कौन से करते हैं? तो बी इसका आंसर क्या होगा? देखो, मैक्रोफेसेस, टी सेल्स, हेल्प टी सेल्स या बी सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सेल्स, यानी कि बी कोशिकाएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कोशिकाएं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी सेल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी सेल्स, यानी बी कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी निर्मित करती हैं। लिम्फोसाइट्स 3 प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया। लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं टी सेल्स, एक होते हैं बी सेल्स, और एक NK सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती हैं। टी कोशिकाओं का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। टी सेल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। और NK कोशिकाएं प्राकृतिक हत्यारे हैं। ये कोशिकाएं वायरस कोशिकाओं के साथ साथ कैंसर कोशिकाओं को मारने में विशिष्ट हैं। तो इसमें समझ में आया आपका? निम्नलिखित में से कौन से लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी निर्मित करते हैं? तो कौन से करते हैं? बी सेल्स करते हैं। टी सेल्स का क्या काम है? टी सेल्स का उपयोग जो है कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के रासायनिक घटक को इंगित करें। ठीक है, इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? कैल्सीफेरोल। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बायोटीन, कैल्सीफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड्स एंड टोकोफेरोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? कैल्सीफेरोल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक घटक क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। 2 तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो ये क्या है? विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। समझ में आया? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी का प्रमुख जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, और बड़ों में जो हो जाता है वो हो जाता है ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलेमेरुलर वेसिकल्स। ठीक है, यूनिलेमेरल पुटिका का व्यास कितना होता है? तो कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? डी। 100 मतलब 100 to 400 nm per 100। ठीक है, ये इसका व्यास हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर द ब्लड फ्लो विल बी हाई। मौखिक
श्लेष्म के क्षेत्र में इंगित करे जहां रक्त का प्रवाह अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सबलिंगुअल। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सबलिंगुअल। क्या हो जाएगा? सबलिंगुअल। इसका आंसर हो जाएगा आपका सबलिंगुअल। सबलिंगुअल इसका आंसर हो जाएगा। मौखिक श्लेष्म के मांसल यानी सबलिंगुअल क्षेत्र में रक्त का प्रवाह अधिक होता है। ठीक है, रक्त का प्रवाह अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट यू मीन बाई बोटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट। व्हाट यू मीन बाई बोटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट, यानी औषधीय पौधे की वानस्पतिक पहचान से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, औषधि मतलब औषधि वनस्पति पहचान से आपका वनस्पति मतलब कैसे करेंगे उसको, बोटेनिकल आइडेंटिफाई किसी मेडिसिनल प्लांट को, तो उसमें क्या करेंगे हम? इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी, जीनस स्पीसीज, जीन्स देखेंगे, उसकी स्पीसीज देखेंगे, सब स्पीसीज देखेंगे, ऑथर एंड फैमिली, यानी कि वंश, प्रजातियां, उप प्रजातियां, विविधता, लेखक और परिवार, ये सारी चीजें देखेंगे। औषधीय पौधों की वनस्पतिक पहचान से तात्पर्य है कि हमें उसके वंश, उसकी प्रजाति, उसकी उप प्रजाति, लेखक, उसके परिवार की जानकारी होना। ठीक है, ऐसे पौधे जिनके किसी भी भाग में दवाएं बनाई जाती हैं औषधीय पौधे कहलाते हैं। अश्वगंधा, तुलसी, नीम आदि औषधीय पौधे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, HLV वैल्यू ऑफ सोडियम लॉर सल्फेट। ठीक है, सोडियम लॉरिल सल्फेट की HLV वैल्यू क्या है? तो क्या है इसकी वैल्यू HLV? आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, क्या? 40। ठीक है, आंसर आपका ये सही हो जाएगा। सोडियम लॉरिल सल्फेट का HLV मान 40 होता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट टूथपेस्ट और प्रसाधन सामग्रियों में प्रयुक्त कार्बनिक यौगिक है। इसका मतलब यूज कहाँ किया जाता है लॉरेल सल्फेट का? के टूथपेस्ट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? टूथपेस्ट में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CS3 CS2 SO4Na। यह झाग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लॉरेल सल्फेट जो है झाग बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको डोडेसिल सल्फेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डोडेसिल सल्फेट भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल की क्रियाविधि को पहचाने। हैमर मिल क्या काम करते हैं? आपके फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2019 में आया है। तो इसका आंसर क्या है कि हैमर मिल का मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल को आइडेंटिफाई करिए। तो क्या है इसका? इम्पैक्ट। क्या है इसका वो मैकेनिज्म? इम्पैक्ट। हैमर मिल एक प्रकार की चक्की है जिसका उद्देश्य छोटे हथौड़ों के बार से समग्र सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। हैमर मिल का काम करती है? एक प्रकार की चक्की है। क्या है हैमर मिल? एक प्रकार की चक्की है जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इमेटिन एंड एल्कलॉइड्स ऑफ इपेकेनुना एक्ट एज, यानी कि एमेटिन जो एक आइपेक्यूना का अपक्षार है जो के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? इमेटिन किसके रूप में काम करता है जी? इमोवायासाइड्स के रूप में काम करता है। इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या है? C29H40N2O4। इसका प्रयोग उल्टी को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है। इमेटिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? उल्टी के लिए। इमेटिन को आइपेकेक रूट से बनाया जाता है। ठीक है, ये इमेटिन के बारे में। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्या कि विच डाई विल गिव येलो कलर। कौन सी डाई पीला रंग देती है? कौन सी डाई आपकी क्या करती है? पीला रंग देती है। पीला रंग कौन सी डाई देती है उसके बारे में हम इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच डाई विल गिव येलो कलर।
तो पहला है इंडिगो, कार्माइन, इथ्रोसिन, एमररेंथ, एमरंथ और टर्ट्राजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी सही, क्या? टार्ट्राजीन। क्या हो जाएगा? टार्ट्राजीन। टार्ट्राजीन के कारण जो है येलो कलर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, फैट सोल्यूबल विटामिन आर बाइंडिंग टू। फैट सोल्यूबल विटामिन आर बाइंडिंग टू। फैट सोल्यूबल विटामिन जो है किससे बंधकारी होते हैं? तो किससे होते हैं जी? इसका आंसर पहला ही सही है। क्या है जी? क्या है? अल्फा टू ग्लोबुलिन। ठीक है, किससे? ग्लोबुलिन से, अल्फा टू ग्लोबुलिन। वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के तथा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद हो जाएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं जी? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। क्या होते हैं? ए, डी, ई, के। और जो आपके होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं बी और सी। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, इथाइलिन गैस प्रमोट्स। इथाइलिन गैस किस चीज को प्रमोट करती है? तो इथाइलिन आपने सुना होगा कि इथाइलिन गैस फलों को पकाने में सहायक होती है। इथाइलिन गैस क्या करती है? फलों को पकाने में सहायक होती है। इथाइलिन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र है C2H4। इसका क्या सूत्र है? C2H4। ये क्या काम करती है? फलों को पकाने का काम करती है। इसका जो सूत्र है वो है C2H4। यह एक रंगहीन, क्या है? रंगहीन, ज्वलनशील और गंध हल्की मीठी कस्तूरी होती है। एथिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन भी है जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन गैस प्रमोट्स, किस चीज को प्रमोट करती है जी? रूट्स फॉर्मेशन को, जड़ों की उत्पत्ति को। किसको? सॉरी, नहीं, इसका है फलों को पकाने में, सॉरी, फ्रूट्स रिपेनिंग, फलों को पकाने में किया जाता है। तो एथिलीन का समझ में आया आपका? एथिलीन का जो है फलों को पकाने में काम आ रही है। इसका जो अणुसूत्र है वो C2H4 है। यह एक रंगहीन, ज्वलनशील और हल्की मीठी कस्तूरी इसकी जो है गंध होती है। ठीक है, इथाइलिन गैस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेम द शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री प्रीमाइसेस मस्ट कॉमनली। ठीक है, उस अनुसूची का नाम बताइए जिसका पालन कारखाना परिसर को करना चाहिए। कौन सी अनुसूची है वो? तो वो अनुसूची है जी अनुसूची M। कौन सी अनुसूची है जी? अनुसूची M। M अनुसूची का पालन कारखाना परिसर को करना चाहिए। कारखाना अधिनियम क्या है? 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में आया था। कारखाना अधिनियम भारत में कारखानों में व्यवस्थित संबंधित नीतियां बनाने में सहायक है। इसका कार्यस्थल पर व्यक्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता आदि पर नीति निर्धारित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है जी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू डिमोन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शंस ऑन आई। निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग आंखों पर सामयिक क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है जी? आंखों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही, लिग्नोकेन। इसका आंसर हो जाएगा क्या? लिग्नोकेन। क्या हो जाएगा? लिग्नोकेन। लिग्नोकेन का उपयोग आंखों पर सामयिक क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इससे लीडोकेन भी कहते हैं। अमीनो एमाइड्स प्रकार का एक स्थानीय संवेदनाकारी है। लिग्नोकेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C14H22N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी, अगला क्वेश्चन है कि फ्लेम
ionization detector is the most common detector for? फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर, किसके लिए है जी? फ्लेम किसके लिए है जी? फ्लेम है, इसका आंसर है गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए। किसके लिए है जी? गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के लिए सबसे आम डिटेक्टर गैस क्रोमेटोग्राफी है। गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग उन यौगिकों को अलग करने तथा विश्लेषण करने के लिए किया जाता है जिन्हें रासायनिक रूप से विघटित हुआ बिना ही वाष्पीकृत किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया कि गैस क्रोमेटोग्राफी का उपयोग उन यौगिकों को अलग करने के लिए या उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है जिनका रासायनिक रूप से विघटित हुए बिना ही वाष्पीकरण वाष्पीकरण किया जा सकता है या सकता हो। ठीक है, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हो गया। आ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेरिलाइजेशन बाई ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल फॉर। स्टेरिलाइजेशन ऑफ बाई ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है जी ए, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, मतलब नम्न तापमान। ठीक है, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेल आर एनक्लोज्ड बाय एन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड मेनली फॉर एंड। कोशिकाएं मुख्य रूप से एवं से निर्मित एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। तो कोशिका के बारे में, कोशिका किससे? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड मेनली ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से निर्मित। ठीक है, कोशिकाएं मुख्य रूप से लिपिड्स एवं प्रोटीन से निर्मित एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती हैं। कोशिकाएं क्या हैं? यानी कि सेल्स क्या हैं? सेल्स जो है लिपिड्स और प्रोटीन से निर्मित एक झिल्ली होती है, उनसे जो है घिरी होती है। जीवों के द्वारा अपने पर्यावरण के घटकों अर्थात मिट्टी, जल, वायु से पदार्थ का जो आदान प्रदान होता है वह किसी भी कोशिकाओं की बाहरी झिल्ली द्वारा ही होता है। ठीक है, ये इसका हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिलहेमी प्लेट्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर। किस लिए किया जाता है बिलहेमी? ये किया जाता है जी आपका सरफेस टेंशन का मेजर करने में, सरफेस टेंशन को मेजर करने में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स एंड स्पेस इज कॉल्ड एज। क्या हो जाता है इसका आंसर? हो जाता है आपका डी, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या हो जाता है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन, स्टेरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं, त्रिविम एंड संरचनात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर पल्टीन। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन की पहचान के लिए, पल्टीन को गलत लिख दिया यहाँ पे। प्रोटीन की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो प्रोटीन की पहचान के लिए ब्यूरेट परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्यूरेट परीक्षण। प्रोटीन की पहचान के लिए क्या किया जाता है जी? ब्यूरेट परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्यूरेट परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन की पहचान के लिए ब्यूरेट परीक्षण किया जाता है। अभिकर्मक का उपयोग करके प्रोटीन में पेप्टाइड्स बॉन्ड का पता लगाने के लिए ब्यूरेट परीक्षण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज क्या है? निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, तो निकोटिनिक एंटागोनिस्ट क्या है जी? क्या है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट? क्या है? सक्सोमेथेनियम। सक्सोमेथेनियम क्या है? निकोटिनिक एंटागोनिस्ट क्या है? सक्सोमेथेनियम होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंडिकेट द गैस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। इंडिकेट द गैस यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन के लिए तो कौन सी है जी? इसका है इथाइलिन ऑक्साइड्स। क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड्स। क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड। रोगाणु नाशक के लिए प्रयोग होने वाली गैस इथाइलिन ऑक्साइड्स है। इथाइलिन ऑक्साइड रंगहीन ज्वलनशील गैस है। इथाइलिन ऑक्साइड्स क्या है? रंगहीन ज्वलनशील गैस है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H4O। इसका उपयोग उपभोक्ता उत्पादकों के साथ साथ गैस उपभोक्ता रसायनों को बनाने के लिए भी किया जाता है।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया, नैरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य में नैरोला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? कौन से राज्य में है जी? इसका है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है जी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगला हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही, OCH3। उसके बाद में अगला हो जाता है, लायो फिलाइजेशंस मीन्स। लायो फिलाइजेशंस का मतलब क्या होता है? लायो फिलाइजेशंस का मतलब क्या होता है? तो लायोफिलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीज ड्रायर। क्या होता है? फ्रीज ड्रायर। क्या होता है? इसका मतलब होता है जी फ्रीज ड्रायर। लायोफिलिजेशंस का मतलब फ्रीज ड्रायर होता है। लायोफिलिजेशंस फ्रीज ड्रायर या फ्रायोडेसिकेशंस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कम तापमान निर्जलीकरण प्रक्रिया है। क्या है ये? कम तापमान निर्जलीकरण प्रक्रिया है जिसके उत्पाद को ठंडा करना और दबाव करना आदि में शामिल है। यह अधिकांश पारंपरिक तरीकों से निर्जलीकरण के विपरीत है, जो गर्मी का उपयोग करके पानी को वाष्पित करता है। क्या करता है? पानी को वाष्पित करने का काम करता है। उसके बाद क्या आता है? दूसरा अगला क्वेश्चन है, इम्प्योर ब्लड कैरी आउट। इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैरी आउट किसके द्वारा कैरी किया जाता है? इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट। इम्प्योर ब्लड किसके द्वारा जो है किया जाता है? वाहन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है जी? पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है क्रायोस्कोपिक मेथड्स। क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज्ड टू एडजस्ट। किसके एडजस्ट में किया जाता है? क्रायोस्कोपिक मेथड किया जाता है जी आपको आइसोटोनिसिटी के लिए। किसके लिए किया जाता है? आइसोटोनिसिटी के लिए। क्रायोस्कोपिक विधि का उपयोग आइसोटोनिसिटी के समायोजन करने के लिए किया जाता है। शुद्ध विलायक के हिमांक और ज्ञात सांद्रता के विलयन को निर्धारण करना गैर वाष्पिक विलय के आणविक द्रव्यमान को निर्धारित करने की प्रायोगिक क्रायोस्कोपिक विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग के बीच कौन सा इसमें जो है यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए? तो कौन सा है जी? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन का उपयोग रेडियो धर्मी डेटिंग के लिए किया जाता है। रेडियो धर्मी डेटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग चट्टानों या कार्बन जैसी सामग्री की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेडियो धर्मी डेटिंग का उपयोग सर्वप्रथम 1907 में वर्टन बोल्टवुड द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या है जी? क्या है कि रेडियो धर्मी डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कि चट्टानों या कार्बन जैसी सामग्री, चट्टान हो गई या जिसमें कार्बन जैसी जो सामग्री है उनकी जो एज है उसको ज्ञात करने के लिए रेडियो धर्मी रेडियो एक्टिव डेटिंग का उपयोग किया जाता है। इसका सर्वप्रथम जो यूज किया गया या प्रयोग किया गया वो 1907 में किसने किया था? वर्टन बोल्टवुड ने प्रकाशित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज आयुष। आयुष क्या है जी? आयुष का क्या तात्पर्य है? आयुष का है जी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। व्हाट इज आयु? यानी ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक भारत सरकार का एक सरकारी अंग है। इसका उद्देश्य उपयुक्त की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुष मंत्रालय के 9 नवंबर 2024 को आयुष विभाग का विस्तार कर बनाया गया था। आयुष मंत्रालय को कब बनाया गया था जी? 9 नवंबर 2004 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2004 में बनाया गया था। उसके बाद में क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर की एसआई यूनिट सबको पता है क्या है? पास्कल। क्या है? पास्कल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ
जेलिंग एजेंट यूज्ड इन आफ्टर शेव जेल। तो इसका आंसर हो गया आपका डी सही, 0 से 1%। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल, इंसुलिन को कुल 15 अमीनो अम्ल से बना होता है। इंसुलिन किससे बना होता है? 15 अमीनो अम्ल से बना होता है। इंसुलिन का रासायनिक सूत्र ये आपकी डिस्प्ले पे लिखा, C45H69O14N11S3H2O। यह अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्विकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन्स है। ठीक है, और ये क्या है? 51 एमिनो एसिड्स। इसका आंसर कौन सा सही है? 51 एमिनो एसिड्स। टोटल कंपोज्ड ऑफ, इंसुलिन इज टोटल कंपोज्ड ऑफ 51 एमिनो एसिड्स। उसके बाद अगला आ जाता है, बैक्टीरियल सेल्स वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल सेल्स वॉल आर कंपोज्ड ऑफ किसके? पेप्टिडोग्लिकेन, पेप्टिडोग्लिकेन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्टेज ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ठीक है, क्या है इसका आंसर जी? आपका स्टेरिलाई। क्या है आपका आंसर? स्टेरिलाई। सभी जीवित सूक्ष्म जीवों में से मुक्त होने की स्थिति को क्या कहते हैं? स्टेरिलाई रूप से जाना जाता है। स्टेरिलाइजेशन किसी भी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो जीवन के सभी रूपों के हटाता है, मारता है, निष्क्रिय करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाई कर दिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिनोनियम्स फॉर क्लोरीनेटेड लाइम इज, क्लोरीनेटेड लाइम का सिनोनियम्स क्या है जी? क्या है? डी, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर क्या? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स लोकल लेंथ इज कॉल्ड, क्या है? एकोमोडेशंस। क्या है? एकोमोडेशन, समाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्रेनियल नर्व्स अराइसेस फ्रॉम, क्रेनियल नर्व्स अराइसेस फ्रॉम, कहां से? ब्रेन से। कहां से? ब्रेन यानी मस्तिष्क से, ब्रेन यानी मस्तिष्क से। क्रेनियल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है, यानी कि क्रेनियल जो नर्व्स है वो कहां से निकलती है जी? मस्तिष्क से निकलती है। कहां से निकलती है? मस्तिष्क से निकलती है। परंपरागत रूप से इनके 12 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? पेयर 12, 12 जोड़ी। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा शरीर के विभिन्न भागों के बीच सूचना का आदान प्रदान करती है। जो क्रेनियल नर्व्स है वो क्या काम करती है? सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती है। क्या काम करती है? सूचनाओं का जी आदान प्रदान करने का काम करती है। क्रेनियल तंत्रिका रीढ़ की नसों के विपरीत होती है, जो रीढ़ की हड्डी के खंडों से निकलती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डिमोन्स्ट्रेट द माइड्रेट एक्शंस। कौन सी ड्रग्स है जी? उस ड्रग का नाम है जी एट्रोपाइन सल्फेट। क्या है? एट्रोपाइन सल्फेट, एट्रोपाइन सल्फेट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द बैज थ्योरी मोनोवेलेंट शॉप्स गिव। ठीक है, क्या है? ए, ए क्या है? ए है इसका आंसर। क्या हो गया ए का? ऑयल वर्सेस वाटर इमिशंस। उसके बाद आ जाता है आपका ये शिफ्ट इन लैम्डा मैक्स टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ इन यूबी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूबी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि यूबी प्रत्यक्ष स्पेक्ट्रोस्कोपी में लंबे तरंगदैर्ध्य की और लैम्डा मैक्स में बदलाव क्या करती है? क्या करती है जी? बैथोक्रोनिक शिफ्ट्स, बैथोक्रोमिक शिफ्ट्स हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, हाफ लाइफ ऑफ C14 इज, कितनी होती है हाफ लाइफ? कितनी होती है जी? 5730 साल। उसके बाद आता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, निम्नलिखित में से किसमें उच्च ग्लाइसेमिक सूचकांक है? किसमें है जी? सिरुपी फूड्स में। किसमें? सिरप फूड्स में। उसके बाद आता है डायोसिनिक ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, डायोसिनिक ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव
क्या है इसका आंसर हो जाएगा? ग्लाइकोज एंड रेमनोज, ग्लाइकोज एंड रेमनोज। अगला क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई द साल्ट यूज फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल्स। कैप्सूल्स को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नमक की पहचान करें। जो कैप्सूल को पॉलिश करता है उसका नमक का क्या नाम है जी? उसका नमक का नाम है जी सोडियम क्लोराइड्स। क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैप्सूल को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नमक है। सोडियम क्लोराइड्स क्या करता है? जो कैप्सूल्स होता है उसको पॉलिश करने का काम करता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका नमक या साधारण नमक कहते हैं। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। NaCl क्या है जी? NaCl है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। कौन सा है जी? इसका है बी, क्लोरीन। क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन महत्वपूर्ण द्विपरमाणुक अणु है। द्विपरमाणुक अणु एक ही या विभिन्न रासायनिक तत्वों के केवल दो परमाणु से बने अणु होते हैं। यह एक द्विपरमाणुक अणु में एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन यानी कि H2, ऑक्सीजन जैसे O2। ठीक है, ये क्या जाता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजोल्व मटेरियल इन डोमेस्टिक स्वेज। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सिल्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा, रिड्यूस इन केमिकल रिएक्शन इज द। रिड्यूस इन केमिकल रिएक्शन इज द क्या है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन। रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन के दौरान हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। अपचयन वह प्रक्रम है जिसका ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोजन होता है। अपचयन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ में के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट टिन। टिन महत्वपूर्ण तत्व का प्रतीक क्या है जी? क्या है जी? Sn। क्या है टिन का? Sn। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सिलेक्टेड अमंगस्ट themselves ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। राज्य फार्मेसी काउंसिल के लिए कितने पंजीकृत फार्मासिस्ट आपस में चुने जाते हैं? कितने चुने जाते हैं जी? कितने चुने जाते हैं जी? B6। राज्य फार्मेसी चुनाव अधिनियम की धारा 19A के अनुसार आयोजित किया जाता है। कितने चुने जाते हैं? 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट इलेक्टेड अमंग्स देमसेल्व्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यानी कि राज्य की जो फार्मेसी में इलेक्टेड किए जाते हैं वो कितने किए जाते हैं? 6 किए जाते हैं। पंजीकृत फार्मेसिस्ट आपस में चुने जाते हैं राज्य फार्मेसी चुनाव फार्मेसी अधिनियम की धारा 19A के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच द परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित अंगों में से किसके सबसे अधिक परफ्यूजन दर है? किसकी है जी? लंग्स की। उपयुक्त में से सबसे अधिक परफ्यूजन दर फेफड़ों में होती है। परफ्यूजन दर शरीर के फेफड़ों की नाड़ी की ताकत का सूचक है, यानी कि पल्स स्ट्रेंथ। परफ्यूजन दर की रेंज 0.02% से 20% तक होती है। 0.2 का मतलब पल्स बहुत कमजोर, तथा इसका मतलब पल्स 20% का मतलब पल्स बहुत ताकतवर, यानी कि ज्यादा मजबूत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम फ्लोराइड्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट। सोडियम फ्लोराइड्स किसको यूज में किया जाता है? सोडियम फ्लोराइड्स इज यूज्ड टू डेंटल कैरीज। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? डेंटल कैरीज। सोडियम फ्लोराइड्स का उपयोग दंत क्षय को रोकने के लिए किया जाता है। सोडियम फ्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। सोडियम फ्लोराइड का जो वो है फॉर्मूला NaF है। यह एक रंगहीन ठोस जो पानी में आसानी से घुल जाता है वैसा पदार्थ है। उसके बाद दंत स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अक्सर नगर पालिका के पीने के पानी में फ्लोराइड्स लवण मिलाया जाता है। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड्स क्या है? सोडियम फ्लोराइड डेंटल कैरीज। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? NF। और एक कार्बनिक यौगिक है, पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है और रंगहीन ठोस है।
कैसा है, रंगहीन ठोस है, पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है और नगर पालिका के पानी की टंकी में जो है फ्लोराइड लवण को मिलाया जाता है। इसी के साथ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको आने वाली आरआरबी फार्मासिस्ट जो वैकेंसी आ रही है 2025 में, उसमें आपको बहुत सहयोग करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पे जो है आपका सपोर्ट रहा तो हम डेली वीडियो डालते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।